शुरू में जब मैं ससुराल आई तब दादी सास से घूंघट निकलवाती थी। परिवार की सभी बहुएं उनसे पहले से घूंघट निकालती आई हैं। दादी सास की धाक भी बहुत तेज रही है, पर इसलिए किसी ने भी उस पे सवाल नहीं उठाया कभी, बस चुप्पी साधा और घूंघट खींच लिया। एक बार की बात है, जब हम लोग सब गांव में आए हुए थे तो ऐसे ही एक दिन दादी सास शिकायती लफ्ज़ में मुझसे कहने लगी, मैं उनके पास नहीं बैठती, काम पूरा होते ही अपने कमरे में चली जाती हूँ। तब इस पर मैंने कहा कि इस हाथ भर की घूंघट से मैं आप बातें कैसे करूँ। वे बोली, बाकी सब तो आसानी से कर लेती है, बातें तो तुझे क्या करने में दिक्कत होती है। मैंने भी हंसते हुए कहा, और बिना घूंघट निकलवाए आप भी तो बात कर लिया करो, कोई दिक्कत है क्या। उस पर दादी अच्छे मूड में लग रही थी। इससे पहले हमने बैठकर कभी ऐसे चर्चे नहीं किए थे। मुझे भी लगा कि ये सही वक्त है अपनी बातें रखने का। तब मैंने भी आगे बात बढ़ाते हुए कहा कि दादी, इस घूंघट की परंपरा को हम बंद क्यों नहीं कर देते। कब तक इस बेजान परंपराओं को अपने कंधे पर ढोते रहेंगे। घूंघट तो घर की इज्जत होती है, इससे बड़ों का मान सम्मान बना रहता है। कह के वे अपनी बातों पर अड़ी रहीं। मैं ये जानती थी कि उनकी पूरी जिंदगी ज़्यादातर गैर जरूरी परंपराओं को निभाने में खप गई हैं। अब एकदम से वे सोच बदल जाए ऐसा नामुमकिन नहीं है। फिर भी एक कोशिश करना चाह रही थी। बात अगर घर के इज्जत की है तो फिर तो वह घर के हर सदस्य को घूंघट निकालना चाहिए। इज्जत की मांग सिर्फ एक तरफा एजेंडे से ही क्यों किया जाए। और रही बात मान सम्मान की, तो यह आसपास मैंने कई बहुओं को अपने भर घूंघट निकालते और चीखते चिल्लाते देखा है। इज्जत और सम्मान घूंघट निकालने से नहीं बल्कि दिल में दिया जाता है। हमारी चर्चा ही चल रही थी कि इतने में दादी को किसी ने आवाज़ दे दी तो वह वहाँ से उठकर चली गई और जाते हुए वह बड़बड़ा रही थी, तो घूंघट तो निकालना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़े ही चलेगा। और बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद मैं मायके चली गई, जो मेरे ससुराल से करीब 5 किलोमीटर दूर है। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। वहाँ जाकर देखा तो दादी लेटी हुई थी। दादाजी ने डॉक्टर को बुलाया था, पर वो बोल गए थे कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। दादाजी इधर उधर फ़ोन घुमाने में लगे थे ड्राइवर के लिए। तभी मैंने अंदर से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी को घुमाकर लेकर मैं पास ले आई। दादाजी मुझे गाड़ी के साथ देखकर थोड़े डरे हुए थे कि मैं ठीक से चला पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी मुझे ड्राइव करते हुए नहीं देखा था। उन्होंने तो मुझे सिर्फ घूंघट में घर के काम करते हुए देखा था, तो उनका डरना जायज़ था। दादी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उनसे पैर ज़मीन पर नहीं रखे जा रहे थे, तो मैंने उन्हें गोद में उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। मैंने दादाजी से कहा कि आप घर पर ही रहना, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। दादाजी अब भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। कहते हुए आप सोच रहे होंगे कि ये किस ज़माने की बात कर रही है, तो ट्रस्ट मी, मैं इसी ज़माने की बात कर रही हूँ। यहाँ राजस्थान के कई गांवों में लोग आज भी कई सारी दकिया अनसुनी रीति रिवाजों में उलझे हुए हैं। खैर, मैं दादी जी को हॉस्पिटल लेकर आई। सबसे पहले नज़दीक हॉस्पिटल मेरे गांव के पास में ही था, तो मैं उन्हें वहीं पर लेकर आई। हॉस्पिटल में ज़्यादातर लोग पापा के पहचान के थे और कुछ तो मेरे भी पहचान के थे। ज़्यादा देर नहीं लगी और डॉक्टर और नर्स ने उन्हें दवाइयाँ देनी शुरू कर दी।
कौन सी दवा कब देती है, यह समझाते हुए उन्होंने मुझसे सारी बातें बताई। दादी जी की नज़र मेरे सामने ही थी। एक ड्रिप चढ़ाने के बाद दादी चलकर कार में बैठी। ऐसे ही लगातार 5 दिन तक उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। 1 हफ्ते बाद दादी ठीक हो गई। इस बीच दादी को दवाई देते हुए हॉस्पिटल ले जाते हुए घूंघट रखना भी मैं भूल गई और दादी ने भी किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं जताई। ऐसे ही धीरे धीरे कई सारी छोटी छोटी चीज़ें बदलती रही। जैसे लड़के घर का काम नहीं करते। अब दादी बेहिचक भरत को कह देती कि मेरे लिए पोहा बना दो या खमण बना दो। अब हम साथ बैठकर खाना और खूब गप्पे लड़ाते हैं। आज ये इसलिए याद आया कि एक दोस्त ने कहा कि यार तुम तो बहुत लकी हो, तो कहना था कि ये लकी होने के लिए बहुत संयम और गट्स की ज़रूरत पड़ती है। बदलाव कभी भी एकदम से नहीं आता। थोड़ा थोड़ा खुद को और थोड़ा साथ रहने वालों की सोच बदलने के लिए कई साल लग जाते हैं, तब कहीं थोड़े बदलाव की उम्मीद नज़र आती है। कहानियाँ सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।